So let's start, guys, with categories of share capital of a company. Welcome back. What to do, what not to do, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो देखो, from accounting point of view, the share capital of a company can be classified as follows. तो अकाउंटिंग के हिसाब से अपने को क्या क्लासिफिकेशन दिया. पहला मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है MOA के अंदर. तो पहली कैपिटल का टाइप होता है अथोराइज्ड कैपिटल. और अथोराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which a company is authorized to issue by its memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन की जाती है वो अथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है. The company cannot raise more than the amount of capital as specified in MOA. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना कैपिटल लिख दिया जाएगा कंपनी उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती. तो तुम ये भी कह सकते हो कि अथोराइज्ड कैपिटल के जो दूसरे नाम हैं वो होते हैं नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ये मैक्सिमम कैपिटल होती है. ठीक है, दूसरे शब्दों में कहूं तो अथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड. ठीक है, डन. Amount of authorized capital can however be increased or decreased as per procedure laid down in the Companies Act. इसको आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, जैसा कंपनीज एक्ट में लिखा होगा उस हिसाब से आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है इशूड कैपिटल. और इशूड कैपिटल का है इट इज पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंक्लूड्स द shares allotted to vendor and the signatories to the company's memorandum. यानी जिन लोगों ने कंपनी को कोई एसेट बेची है, यानी कंपनी ने जिससे एसेट ली है, वो शेयर के जो इशू हुए हैं, अदर देन कैश भी इशू होता है ना, उसके बाद जो कैश में इशू हुआ वो, अदर देन कैश इशू हुआ वो, और जो भी प्रमोटर डायरेक्टर को यदि इशू हुआ है शेयर, तो वो सब मिलाकर के क्या कहलाता है इशूड कैपिटल. और इशूड कैपिटल किसका पार्ट होता है अथोराइज्ड कैपिटल का. ये क्या होती है, वो शेयर कैपिटल होती है जो पब्लिक को ऑफर की जाती है सब्सक्रिप्शन के लिए. और प्रमोटर डायरेक्टर शेयर होल्डर वेंडर सबको जो शेयर इशू होते हैं ऑफर किए जाते हैं वो सबको इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर. ठीक है, the authorized capital which is not offered for subscription is known as unissued capital. Unissued capital may be offered for public subscription at a later date. भाई देखो, मान लो कि किसी कंपनी का जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 10 करोड़ है, उसमें से 8 करोड़ की कैपिटल उन्होंने पब्लिक में इशू कर दी. तो 8 करोड़ तो वो क्या हो गया इशूड, और रिमेनिंग जो 2 करोड़ है वो क्या है अनइशूड है. और वो कभी भी पब्लिक में इशू हो सकता है. जब भी कंपनी को ऐसा लगेगा कि हमको फंड का जरूरत है तो शेयर इशू हो सकता है. अब बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. यानी ये इशूड कैपिटल का वो हिस्सा है जो पब्लिक खरीदने के लिए रेडी है. पब्लिक इज रेडी टू बाय द शेयर्स. ठीक है, एट प्रेजेंट बहुत सारी कंपनियों का IPO आ रहा है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, यानी कंपनियां शेयर इशू कर रही हैं. जैसे आज पेटीएम का IPO लिस्ट हुआ लगा के चले गया, 2150 रुपए प्राइस था और लिस्ट हुआ 1950 में, और वो डाउन होते होते 1560 रुपए का शेयर बचा. यानी एक ही दिन में जिन्होंने IPO लगाया था उनकी 600-700 रुपए पर शेयर का लॉस हो गया. ये दूसरी बात है. अभी गो फैशन इंडिया करके कंपनी है, उसका IPO आया है 17 नवंबर को और वो क्लोज होगा 22 नवंबर को.
यानी पब्लिक ने ऑफर कर दिया, जितने लोग उसमें एप्लीकेशन भेजेंगे, वो एप्लीकेशन जिन जिन लोग भेज देंगे वो सब क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हेन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and subscribed capital would be the same. However, if the number of shares subscribed is less than what is offered, the company may allot only the number of shares for which subscription has been received. यानी इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों कैपिटल इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। मान लो कंपनी ने 8 करोड़ शेयर इशू किए, लोगों ने पूरे 8 करोड़ की एप्लीकेशन नहीं दी, जितनी दी उतनी तो सब्सक्राइब हो गई, जो एप्लीकेशन नहीं रिसीव हुई वो अनसब्सक्राइब हो गई। मान लो 8 करोड़ के लिए लोगों ने एप्लीकेशन अवेलेबल थी और लोगों ने एप्लीकेशन भेजी 8 करोड़ की, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो यहां पर इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों क्या हो गए, इक्वल, सेम। अब मान लो कि कंपनी ने 8 करोड़ शेयर इशू किए, उसमें से लोगों ने सिर्फ 7.5 करोड़ की एप्लीकेशन दी, क्योंकि 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो तो शेयर इशू नहीं होगा। तो मान लो 7.5 करोड़ की एप्लीकेशन आई, तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कितनी है, 7.5 करोड़, और जो अनसब्सक्राइब्ड है वो कितनी है, 0.5 करोड़। डन, क्लियर है। इस केस में तुम्हारी इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों इक्वल नहीं होगी, ठीक है। यानी कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया कि क्या इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑलवेज अनइक्वल है, तो फॉल्स है, हमेशा अनइक्वल नहीं होगा। ऑलवेज इक्वल है, ये भी फॉल्स है, कभी कभी, है ना। व्हेन सब्सक्रिप्शन इज 100%, तो इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। कॉल्ड अप बोलो, दिल खोल के बोलो, कोई टेंशन थोड़ी ले। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। मतलब शेयर का जो फेस वैल्यू है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लेके भी समझाया है, कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, कंपनी हैज कॉल्ड अप ओनली 7 पर शेयर, इन दैट केस कॉल्ड अप कैपिटल इज 7 रुपीज एंड रिमेनिंग 3 रुपीज विल बी अनकॉल्ड, 3 विल बी अनकॉल्ड। अब ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है, इसी का कुछ हिस्सा कंपनी वाइंडिंग अप पर्पस के लिए स्टोर कर लेगी। यानी ये 3 रुपए में से कुछ अमाउंट कंपनी ये फिक्स कर देगी कि दादा हम 2 रुपए जो है वाइंडिंग अप पर ही लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल। देखो, दो अलग अलग चीजें होती है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर क्या है, लिखा है रिजर्व कैपिटल, मतलब वो कैपिटल जो अनकॉल्ड अप है, वो कैपिटल जो अनकॉल्ड अप है, ये सिर्फ कब कॉल हो सकती है, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, यानी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी कंपनी बंद होगी। उस टाइम पर यदि शेयर होल्डर को पेमेंट की कमी महसूस होती है, जो कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है, बंद कर रहा है, यदि उसको ऐसा लगता है कि हम अपनी लायबिलिटीज का पूरा पेमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ये रिजर्व कैपिटल मंगाई जा सकती है, कॉल की जा सकती है, ठीक है। डन। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और गेन। यानी कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, उसमें से कुछ अमाउंट बचा है, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व। द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच हैज नॉट yet been called up, और यदि कोई अमाउंट कॉल नहीं किया कंपनी ने, तो वो क्या कहलाएगा, रिजर्व कैपिटल। और वो सिर्फ कब हो सकता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। आगे बढ़े। पेड अप कैपिटल मतलब कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर, जो बचा वो क्या कहलाएगा,
पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब कॉल्ड अप, भाई 7 रुपीज कॉल्ड अप, उसमें से कॉल्स इन एरियर जो माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा वो क्या है, पेड अप। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इसका नोट कैसे जाएगा बहुत ध्यान से देखेंगे गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज विजिबल और नॉट। गाइस वी आर डूइंग टू मच आवाज, प्लीज। So guys, let's do some, clear है, it is visible, I think so it is visible है ना। नोट्स 2 इसमें आएगा सबसे पहले अथोराइज्ड जितने शेयर है वो, और फेस वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इशूड कैपिटल में जो भी आप इशू करोगे वो पूरा डिटेल आ जाएगा। सब्सक्राइब्ड में जिन जिन लोग अप्लाई कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, किसको किसको, वेंडर को कितना दिया, प्रमोटर को कितना दिया, डायरेक्टर को कितना दिया, वो पूरी डिटेल आएगी। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि जिनसे हमने कॉल किया उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, कॉल्ड अप वैल्यू, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हो जाएगा। जिनका कॉल्स इन एरियर होगा उनका सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में जाएगा, है ना, या पार्सली पेड में जाएगा। बराबर है क्या? एक ही बात है। चलो ये इसके और थ्योरी अपन देख लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है? समटाइम्स शेयर होल्डर पे अ पार्ट ऑफ द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड, मतलब कंपनी ने अभी तक अमाउंट कॉल नहीं किया लेकिन बंदे ने एडवांस में पेमेंट दे दिया, अमाउंट पेड इन एडवांस, ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये लायबिलिटी है कंपनी की, ठीक है, यानी ये बैलेंस शीट में भी शो होगा क्योंकि ये लायबिलिटी है, ठीक है। The amount received will be adjusted toward, अच्छा जहां रिसीव होगा वहां पर ये क्रेडिट होगा और जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन बैंक वाली एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा, और जब डेबिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक वाली एंट्री में इसका काम होगा, बस इतना याद रखना है। कॉल्स इन एडवांस यदि है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% पर एनम का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है। यदि कॉल्स इन एडवांस है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टेबल एफ के हिसाब से कितना है? 12%, 12% पर एनम का, ठीक है। और अपन थ्योरी देख लेते हैं। अब एक नया पॉइंट क्या पढ़ना है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो दी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है अपन ये समझो। देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर रिसीव्ड देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जितने ऑफर हुए हैं कंपनी को शेयर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? मतलब कंपनी यदि 100 करोड़ शेयर इशू कर 10 करोड़ शेयर इशू करना चाहती है और उसके पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई 10 करोड़ से ज्यादा की, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। बराबर है क्या सर? 10 करोड़ से 2 भी ज्यादा हो जाएंगे, एक शेयर भी ज्यादा हो गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस usually happens in respect of shares issue of
वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ये उन्हीं में होता है जिनका गुडविल अच्छा होता है या जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अच्छे होते हैं कि नहीं यार इनका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। अंबानी के अभी जितने भी आईपीओ आते हैं सारे ही ओवर सब्सक्राइब्ड रहते हैं। 3.58 जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो गो फैशन इंडिया का शेयर अभी इशू पे आया है, गो फैशन इंडिया, और ये ओवर सब्सक्राइब्ड 6.02 टाइम्स, मतलब इसका इशू साइज है 1014 करोड़ रुपीस, 1014 करोड़ रुपए का इसका क्या है, इशू है। इतनी कैपिटल ये क्रिएट करना चाहते हैं और इनका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है 6.02 टाइम्स, और अभी ये आईपीओ ओपन हुआ है 17 नवंबर को और क्लोज होगा 22 नवंबर को, अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं। आज ही कितना हो गया ओवर सब्सक्राइब, मतलब कल ओपन हुआ और आज ही सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हो गया 6.02 टाइम्स, यानी कंपनी पैसे मांग रही है 1014 करोड़ और लोगों ने एप्लीकेशन मनी दे दी उसको कितनी 6 करोड़ है ना। ठीक है, दिखाऊं क्या, दिख रहा है क्या, 1014 करोड़ ये गो फैशन इंडिया दिख रहा है सर, वो मिरर में उल्टा 6.02 दिख रहा है ना। हाँ जो भी है ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन इन सच कंडीशन, देखो अब ये कंडीशन जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, ये देखो, व्हेन द डायरेक्टर decide to fully accept some applications and totally reject the others, the application money received on rejected applications is fully returned। क्या होगा, अल्टरनेट, पहला अल्टरनेट ये है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, कहीं पर भी प्रो राटा अलॉटमेंट देखना तो समझ जाना कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। प्रो राटा देखोगे तो क्या समझ जाओगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब जितने शेयर की एप्लीकेशन आई है ना, मान लो कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है, अभी इसका गो फैशन इंडिया का ही ले लो तो 1000 करोड़ रुपए का सब इशू है, इसके बाद 6000 करोड़ का आ गया। अब ये क्या करेंगे, 1000 को तो शेयर अलॉट कर देंगे और जो रिमेनिंग 5000 करोड़ रुपए है ये क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, रिटर्न दे देंगे कि ले जाओ यार तुम्हारा नहीं चाहिए हमको। एक अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेट है प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी जो सेकंड अल्टरनेटिव है वो क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसका क्या होगा, रेशो बनेगा, 1 करोड़ शेयर इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आई 6 करोड़ की, तो ये रेशो क्या बनेगा 6:1, यानी कि जिन्होंने 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है उनको कंपनी 1 शेयर दे देगी। इस तरीके से सबको शेयर मिल जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा है 5000 से 5 करोड़ शेयर पे, उसका क्या हो सकता है, या तो आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वहां एडजस्ट कर दो या पैसा पूरा रिटर्न कर दो। हाँ, ये जैसे अपन ने दिखाया 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, 1000 करोड़ अपने को पैसा चाहिए, कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिल गई 6000 करोड़ की, तो कंपनी चाहे तो जिन लोगों ने 6 शेयर की एप्लीकेशन दी है उनको 1 शेयर अलॉट कर सकती है, यानी 1 शेयर का पैसा तो एडजस्ट हो गया। जो 5 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है ये कंपनी चाहे तो आगे की जो इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट, कॉल, ये जो इंस्टॉलमेंट है वहां एडजस्ट कर दे या फिर पैसा रिटर्न कर दे, कंपनी की मर्जी। ठीक है, डन क्या, ठीक है, आगे और कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। issue of shares for consideration other than cash,
देखो, sometimes a company purchases assets from the vendor and instead of making payment in cash, issues fully paid shares of the company for consideration thereof. Such issue of share is called share issued for consideration other than cash, because no such cash is received for issue of share. देखो, कभी कंपनी एसेट खरीद ले और उसके बदले कैश तो है नहीं कंपनी के पास, शेयर से पेमेंट कर दे, शेयर इशू कर दे, अदर देन कैश हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करना है ये कैसे निकालोगे? अमाउंट पेमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करके, है ना। मान लो कि आपने 1.5 लाख का कोई एसेट खरीदा और 100 रुपए का इशू प्राइस है, तो 1500 शेयर आपको इशू करने हैं। एंट्री क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री होगी, तो क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और बाद में जब उसको शेयर इशू करोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। यदि प्रीमियम पे इशू करोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर है। चलो, तो अब हमको जो देखना है वो देखना है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब है कि जब कोई बंदा, जैसे हमने देखा कॉल्स इन अरियर, बंदे ने पेमेंट नहीं दिया टाइम से, तो कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर के केस में आपको क्या करना है? फॉरफिट करना है। लेकिन फॉरफीचर की एक प्रोसेस है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस Forfeiture means cancellation of share for the non-payment of a part of called up amount and treating as forfeited the amount already received. क्या बोलना है कि जो शेयर हमने इशू किए थे, बंदे ने कुछ पेमेंट नहीं दिया, तो उसके बदले हमने उसको जो शेयर अलॉट किया था वो कैंसिल कर दिए, और जो उस शेयर होल्डर ने पेमेंट दे दिया था कंपनी को, वो भी रिटर्न नहीं किया, और जो पैसा रिसीव हो गया वही क्या होता है? फॉरफीचर होता है। ठीक है। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। तुम चाहो तो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल भी लिख सकते हो, यानी जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मिला है उसको तुम डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। ये तो पार का केस हो गया। यदि प्रीमियम पे है, प्रीमियम यदि रिसीव हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रीमियम रिसीव नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। ये एंट्री होगी कब? जब सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है और प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तब। ठीक है। फॉरफीचर के केस में क्या होता है? कंपनी शेयर को फॉरफिट करने से पहले यानी कैंसिल करने से पहले क्या करती है? नोटिस देती है। तो कंपनी का क्या होता है? सबसे पहले यदि कॉल्स इन अरियर है तो कंपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है। लिस्ट कैसे प्रिपेयर करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है। नॉन पेमेंट की लिस्ट बनती है, उनको एक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस पीरियड होता है 14 डेज का, कि जिस दिन कंपनी का ये प्रेम पत्र मिलेगा उस दिन से 14 डेज के पास रहेंगे, आप ये पेमेंट कर दो। शेयर होल्डर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक जो कंफर्टेबल टाइम होता है वो निकलने के बाद, है ना, नॉमिनल जो एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड निकलने के बाद कंपनी एक रिमाइंडर नोटिस देती है। यानी कंपनी टोटल 2 बार नोटिस भेजती है। पहली बार भेजती 14 डेज का टाइम देती है, दूसरी बार फिर रिमाइंडर नोटिस भेजती है, और फिर से 14 डेज का टाइम देती है, 14 दिन का, कि भैया पेमेंट दे दो। और आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कंपनी ने जो आपको शेयर अलॉट किए वो आपके नाम से
कट कर देगी, हटा देगी, और जो पैसा कंपनी को आप दे चुके हो वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। यही क्या है, शेयर फॉरफीचर। ठीक है। अच्छा, ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं ये रीइशू भी होते हैं, और रीइशू जब ये शेयर होते हैं तो ये पार प्रीमियम डिस्काउंट कैसे इशू हो सकते हैं। ठीक है। अब इस फॉरफीचर का जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। यदि शेयर रीइशू हुआ तो ही प्रॉफिट होगा और तभी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बोलो। कुछ बोल रही थी बच्ची। कुछ नहीं बोल रही। फॉरफिट हो गए। देखो क्या था कि चुन्नी लाल को कंपनी ने 100 शेयर दे रखे थे। अब चुन्नी लाल ने से कंपनी ने 7 रुपए मांगे, बंदे ने 4 रुपए दे दिए, 4 रुपीज का पेमेंट किया, 3 रुपीज का पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी क्या करेगी, 3 रुपीज कॉल्स इन अरियर मान के क्रेडिट कर देगी, शेयर कैपिटल 7 रुपए से डेबिट कर देगी, और शेयर फॉरफीचर में 4 रुपए चले जाएंगे। यानी उसने कंपनी ने अपना प्रॉफिट मान लिया 4 रुपीज का, और आपके नाम पर जो रजिस्टर मेंटेन था उसमें से चुन्नी लाल का नाम हटा दिया। अब ये 100 शेयर अवेलेबल है कंपनी के पास, अब ये वापस से क्या हो जाएंगे, रीइशू। मान लो ये मुन्नी लाल को इशू हो गए, और मुन्नी लाल को देखो 4 रुपए 10 रुपए मिलने थे कंपनी को फेस वैल्यू के नाम पे, कंपनी को 4 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका है। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है रीइशू में, 4 रुपीज। जितना फॉरफीचर का अकाउंट का बैलेंस है उतने ही रुपए कंपनी रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। जितना कंपनी ने फॉरफिट किया है उतना ही मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। कब, रीइशू के टाइम पे। अब मान लो कंपनी कितने में, मिनिमम कितने में इशू कर सकती थी, 6 रुपए में। भाई 10 में से 4 तो फॉरफीचर के हो गए, 6 में इशू कर सकती। कंपनी ने 8 रुपए में रीइशू कर दिया, बराबर। अभी 2 रुपए बच गए ना फॉरफीचर में। ये 2 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या बनाओगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बराबर है, और ये होगा कैपिटल प्रॉफिट। डन। सर तो बैंक में जाके तो जाएगा ना, 3 रुपए चलेगा। हाँ, चलो अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाद में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।